आज से ठीक 15 दिन पहले मेरी छत के ऊपर छठी मंजिल पर एक बहुत ही कड़क और एकदम अप्सरा जैसी पड़ोसन रहने के लिए आई थी। मैंने उसकी मनहूस शक्ल तो नहीं देखी थी, पर उनकी रात की उछल कूद से साफ पता था कि उनका रोमांस एकदम खौलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई जैसा है। मेरे इस फटीचर और कबाड़ किराए के कमरे की दीवारें बिल्कुल पापड़ से भी पतली हैं। इन सड़ी हुई दीवारों से पड़ोसी के थूकने की आवाज भी मेरे कानों में किसी बड़े डीजे के बेस की तरह गूंजती है। सबसे बड़ी भसड़ और मेरे भेजे का दही करने वाली बात तो ये थी कि वो पड़ोसन बिस्तर पर एकदम जाहिल स्टाइल में वो नकली बच्चों वाली आवाज निकालती थी। उसकी वो सुरीली आवाज बिल्कुल किसी लकवा मारे हुए जंगली मुर्गे की फटी हुई गर्दन से निकली बांग जैसी लगती थी। उसे सुनकर ऐसा लगता था कि किसी ने सीधे उस मुर्गे का गला दबाकर ऊपर से भारी वाला रोड रोलर चला दिया हो और वो मुर्गा तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। उस मनहूस दिन में दफ्तर में रात 1:30 बजे तक गधों की तरह खटकर सीधा अपने बिस्तर पर आकर एक लावारिस लाश की तरह गिरा था। मैंने अपना मुंह तक नहीं धोया था और मेरी भारी आंखें बंद हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे। तभी अचानक मेरी छत पर किसी सांड की लड़ाई जैसी भयंकर हलचल शुरू हो गई। शुरू में तो वो भयंकर आवाज सिर्फ उनके खटारे बिस्तर के चूं चूं करके चरमराने की थी। उसे सुनकर मैंने रजाई से अपना मुंह छुपाया और खुद को दिलासा दिया कि नया नया चूल्हा है और ताज़ा ताज़ा जोश है। मैंने खुद से कहा कि थोड़ा सहले, मेरे भाई आर्यन, कुछ दिन में इन दोनों का बुखार अपने आप उतर जाएगा। पर भाई मैं जवान तो था ही, पर साथ में इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा भोला और नंबर 1 का बेवकूफ़ इंसान भी था। वो औरत जानबूझकर अपनी 30 साल की आंटी वाली असली उम्र को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो 3 साल की कुपोषण की शिकार बच्ची जैसी आवाज निकालने की गंदी और बेहुदा जिद कर रही थी। उसकी निकाली हुई हर एक चीख में पूरे 18 मोड़ थे। वो चीख ऐसे भयंकर थरथराहट के साथ आती थी कि किसी भी सोते हुए मुर्दे की रूह भी कफन फाड़कर बाहर निकल आए और वो रूह सीधे भागकर यमराज के चरणों में सरेंडर कर दे। मैं तो डर के मारे सीधे अपने बिस्तर से 4 फुट हवा में उछल गया। मेरी आंखें किसी पुराने मंदिर के बड़े घंटे की तरह फटी की फटी रह गईं। मेरा पूरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया था, क्योंकि मैंने अपनी 26 साल की जिंदगी में ऐसी खतरनाक आवाज कभी नहीं सुनी थी। वो किसी मुर्गे की खौफनाक मौत के सीधे प्रसारण जैसी आवाज थी। वो आवाज इतनी ज्यादा तेज और दिमाग की नसें फाड़ने वाली थी कि रजाई के अंदर 4 बार सिर छुपाने पर भी रत्ती भर असर नहीं हो रहा था। मैंने तुरंत अपने वो महंगे वाले कान के डांट निकाले जिनका दावा था कि वे परमाणु धमाके का शोर भी रोक सकते हैं। मैंने उन डांट को अपने दोनों कानों में इतना अंदर तक ठूंस लिया कि मुझे लगा वो सीधे मेरे भेजे को पार करके दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। उनको लगाने के बाद मुझे खुद की सांसों की आवाज भी आनी बंद हो गई थी। पर भाई मेरा वो सारा महंगा VIP जुगाड़ बुरी तरह औंधे मुंह गिरकर फेल हो गया। वो नकली आवाज और वो मुर्गे की फटी हुई बांग कुछ इस तरह मेरे कानों में आ रही थी जैसे उनमें कोई सटीक नेविगेशन वाली मशीन लगी हो। वो आवाज सीधे उन डांट के बारीक छेद से होती हुई मेरे दिमाग में घुसकर लूप पर बजने लगी थी। सबसे अजीब और पागल करने वाली बात तो ये थी कि उनका ये पूरा नंगा नाच पूरे 40 मिनट तक बिना किसी ब्रेक के लगातार चलता रहा। उन दोनों जाहिलों के अंदर इतनी ताकत थी कि वो बिना रुके लगे हुए थे। मैं बिस्तर पर घुटने मोड़कर अपने ही दिमाग के अंतिम संस्कार में उदास बैठा रहा। जब ऊपर जाकर फाइनली एकदम सन्नाटा हुआ तो मुझे लगा चलो मेरी जिंदगी का ये खौफनाक सपना अब खत्म हो गया है। पर भाई मैं बिल्कुल गलत था, क्योंकि मेरी पनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। ठीक 30 सेकंड बाद ही मुझे ऊपर से चप्पलों के जमीन पर घिसटने की पट्टा पट्टा आवाज आई। फिर उनके बाथरूम का सड़ा हुआ दरवाजा बहुत जोर से खुला। उसके बाद मुझे कमोड का भारी ढक्कन जोर से उठने की आवाज आई और फिर बिल्कुल साफ छर छर करके पानी के कमोड में गिरने की आवाज मेरे कानों में सुई की तरह चुभने लगी। भाई पानी की धार कम या ज्यादा होने की रफ्तार और उसके बाद फ्लश चलाने की आवाज एकदम साफ आ रही थी। हाथ धोने की आवाज भी सीवर के मोटे पाइप से होती हुई सीधे मेरे कानों तक एकदम फुल HD क्वालिटी में गूंज रही थी। यहाँ तक कि उस औरत के हैंड क्रीम लगाकर शीशी का ढक्कन कसने की चूं चूं आवाज भी मेरे बाथरूम में आ रही थी। जब ऊपर जाकर सब कुछ पूरी तरह से शांत हुआ तब तक रात के 3 बज चुके थे। मेरी नींद का पूरा कबाड़ा हो चुका था और मेरी आंखों में जलन हो रही थी। मैं खुली आंखों से अपनी छत को ऐसे घूरता रहा जैसे मैं वहीं बैठकर कोई भयंकर तांत्रिक विद्या करने वाला हूँ। सुबह होने वाली थी तब जाकर मैं मुश्किल से सिर्फ 2 घंटे के लिए अपनी आंखें बंद कर पाया। अगले दिन जब मैं अपने दफ्तर गया तो मेरी आंखों के नीचे पांडा जैसे 2 बहुत ही बड़े और खूंखार काले घेरे बन चुके थे। मैं बिल्कुल एक जिंदा भूत की तरह लग रहा था, जैसे किसी चुड़ैल ने शमशान में तांत्रिक विद्या करके मेरी आत्मा ही शरीर से खींच ली हो। मैं अपनी सुबह की सबसे VIP मीटिंग में बैठे बैठे ही गहरी नींद में सो गया। मैंने इतने जोरदार खर्राटे लिए कि हमारे डायरेक्टर का चेहरा गुस्से से एकदम लाल टमाटर और बैंगन का मिक्सचर हो गया। उन्होंने पूरे दफ्तर के सामने मुझे बहुत ही गंदी गालियां देकर डांटा और मेरी खूब बेइज्जती की। उन्होंने मेरा उस महीने का 500 रुपए का बोनस भी काट लिया, जो मेरे आधे महीने के दोपहर के लंच का इकलौता सहारा था। उस वक्त मेरे अंदर गुस्से की ऐसी भयंकर आग भड़की कि मेरा खून उबलकर सीधे खौलता हुआ लावा बन गया। मैंने सोचा कि मैं आर्यन एक बहुत ही शरीफ और सीधा सादा लौंडा हूँ। मैं गधों की तरह मेहनत करके अपनी इज्जत की रोटी कमाता हूँ, तो क्या साला मुझे चैन की एक नींद सोने का भी कोई हक नहीं है? मैंने खुद को बहुत समझाया कि शायद ये बस एक बार की बात है और आगे से ऐसा नहीं होगा, पर जल्दी ही साबित हो गया कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ था और मेरी किस्मत में सुकून नहीं लिखा था। उस मनहूस दिन के बाद से इस पड़ोसी जोड़े ने तो जैसे अपनी घड़ी में पक्का अलार्म ही सेट कर लिया था। वो रोज आधी रात को एकदम टाइम पर अपनी बेशर्मी की नौटंकी शुरू कर देते थे। कभी रात 1 बजे, कभी 2 बजे और कभी तो सबसे बेशर्म
बनकर सुबह के 4 बजे शुरू हो जाते थे। मैं बस मुश्किल से सोया ही था कि मेरे सिर के ठीक ऊपर उस मुर्गे की बांग शुरू हो जाती और मेरी नींद का पूरा सिस्टम हैंग हो जाता। मैंने 3 लेयर वाले मोटे डार्ट लगाकर देखे, जिससे मेरे कानों में भयंकर इन्फेक्शन हो गया। मेरे कानों में इतना दर्द था कि उन्हें हाथ लगाने पर भी मेरी चीख निकल जाती थी, पर वो तीखी आवाज फिर भी नहीं रुकी। मैंने महंगे वाले बाजे कान में लगाकर फुल वॉल्यूम में खाली शोर वाले गाने सुने, पर बाजे का म्यूजिक और वो तीखी आवाज मिलकर और भी खौफनाक और भयानक बन गई। आंखें बंद करते ही मुझे ऐसा लगता जैसे मैं किसी मुर्गी पालन वाले पोल्ट्री फार्म के बीचों बीच कीचड़ में लेटा हूँ और वहाँ हर तरफ पागल मुर्गे मेरी तरफ मुंह करके बांग दे रहे हों। मैं तंग आकर सोचता कि मैं तब तक जाग लूंगा जब तक उनका वो बेशर्मी वाला काम खत्म नहीं हो जाता, पर उन दोनों की एनर्जी एकदम पागलों वाली थी, जो सुबह 5 बजे तक चालू रहती थी, जिसके बाद मेरे सोने का कोई टाइम ही नहीं बचता था और मुझे बिना सोए दफ्तर जाना पड़ता था। सिर्फ आधे महीने के अंदर मेरी हालत एकदम सूखे कंकाल जैसी हो गई और मेरा वजन पूरे 8 किलो कम हो गया। मेरे दफ्तर के दोस्त मुझसे पूछने लगे कि क्या मैं रात में किसी कोयले की खदान में मजदूरी करता हूँ या फिर मैं चुपके से किसी मुर्गी फार्म में मुर्गों को बांग देने की ट्रेनिंग देने जाता हूँ। मैंने नींद भगाने के लिए इतनी तेज कॉफी पी ली कि मेरे दिल की धड़कनें रेलगाड़ी की तरह तेज रहने लगी। मेरे हाथ ऐसे कांपते थे जैसे मुझे बिजली का कोई भारी करंट लग गया हो। जब मैं अस्पताल गया तो डॉक्टर ने मुझे देखकर साफ कह दिया कि मुझे नींद न आने की बहुत ही भयानक बीमारी हो चुकी है। उसने कहा कि मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है और उसने मुझे नींद की भारी गोलियां दे दी। गोलियां खाकर नींद तो आ जाती, पर उस मनहूस चीख से मैं फिर झटके से चौंक कर उठ जाता और एक बार नींद टूटने के बाद मैं चाहकर भी दोबारा सो नहीं पाता था। अब मेरे सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि एक बेजान मिट्टी के पुतले में भी गुस्सा होता है और मैं तो फिर भी काम पर जाने वाला एक जीता जागता इंसान हूँ जिसके सीने में दिल धड़कता है। मैंने फैसला किया कि मैं पहले प्यार से बात करूंगा और उन्हें शरीफों वाली भाषा में समझाऊंगा। वीकेंड पर मैंने अच्छे कपड़े पहने और ऊपर गया और बहुत देर तक उनका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके चंपूपति विक्की ने खोला, जिसका कद बहुत छोटा था और वो थोड़ा मोटा और भद्दा सा था। वो शक्ल से आदमी कम और रसोई का छोटा वाला 5 किलो का गैस सिलेंडर ज्यादा लग रहा था। उसने एक बहुत ही चमकदार और महंगा रेशमी नाइट सूट पहना हुआ था, जो उस पर बिल्कुल एक मस्खरे की तरह लग रहा था। उसने अपने बचे कुचे बालों में खूब सारा कड़वा तेल लगाकर उन्हें पीछे की तरफ चिपका रखा था। उसके बालों में इतना तेल था कि अगर पास में माचिस जला दो तो वहीं उसका दिवाली वाला रॉकेट बन जाए और वो उड़ जाए। उसकी चंचल और ठरकी नजरें देखकर साफ लग रहा था कि शराब और औरतों ने उसके शरीर को अंदर से पूरा दीमक की तरह खोखला कर दिया है। उसने शक भरी नजरों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या काम है। मैंने बहुत मेहनत से अपने चेहरे पर सबसे शरीफों वाली मुस्कान लाई, जो अंदर से एकदम नकली थी। मैंने बहुत ही नरमी से बोला कि हेलो भैया, मैं नीचे वाली मंजिल पर रहता हूँ। इस पुरानी बिल्डिंग की आवाज़ रोकने वाली दीवारें एकदम रद्दी और बेकार हैं, तो रात को थोड़ा कम शोर मचाया करो। मेरी नींद पूरी तरह हराम हो गई है और पिछले 15 दिन से मैं एक रात भी चैन से सो नहीं पाया हूँ। मेरी बात सुनते ही उस विक्की का गोल मटोल चेहरा तुरंत शर्म से बिल्कुल लाल टमाटर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए अपने हाथ कहाँ रखे। उसने एकदम गिड़गिड़ाते हुए लगातार सिर हिलाकर कहा कि अरे माफ करना मेरे भाई, सच में माफ करना। हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, पर हम आगे से पक्का थोड़ा धीरे रहेंगे और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी बातें बहुत ही मीठी थीं और मुझे उस वक्त वो बातें बहुत सच्ची लगी। मैं गहरी चैन की सांस लेकर खुश होकर नीचे आ गया कि चलो बंदा समझदार है और मेरी परेशानी समझ गया। मुझे लगा कि आज की रात मुझे 15 दिन बाद सुकून की नींद मिलेगी और मैं आराम से सोऊंगा। पर रात को ठीक 1:30 बजे उनके बिस्तर के चूं चूं करने की वो जानी पहचानी मनहूस आवाज फिर से शुरू हो गई। आवाज कम होने के बजाय पहले से 4 गुना ज्यादा तेज और खौफनाक हो गई थी। उनका बिस्तर इतनी जोर से हिल रहा था कि मुझे पक्का यकीन हो गया कि मेरी छत का सारा प्लास्टर मेरे सिर पर ही गिर जाएगा। और उसके बाद वो जानी पहचानी मुर्गे जैसी तीखी आवाज भी शुरू हो गई। वो आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज और एकदम नौटंकी और ओवर एक्टिंग की दुकान लग रही थी। इस बार तो वो बेशरम औरत रिया अपना गला दबाकर बाकायदा गंदे डायलॉग भी मार रही थी। वो चिल्लाकर बोल रही थी कि अरे मेरे हबी, तुम तो एकदम कमाल के हो। और उस चंपू विक्की की घमंड भरी कमीनी हंसी भी नीचे तक आई, जो सीधे मेरे दिल पर तीर की तरह लगी। वो हंसते हुए कह रहा था कि उसे सुनने दो, वो साला सिंगल लौंडा है, वो और कर भी क्या सकता है। वो बस हमारी आवाजें सुनकर अपने कमरे में जल ही तो सकता है। ये सुनते ही मेरे बदन में भयंकर आग लग गई और मेरी मुट्ठियां गुस्से से कड़कने लगी। मेरे दांत आपस में कटकटाने लगे और मेरी आंखों से खून उतर आया। मैंने सोचा कि अच्छा तो मैं ऊपर आकर तुमसे इतने प्यार और इज्जत से बात करके गया और तुमने ना सिर्फ मेरी बात को लात मारी बल्कि मेरा मजाक उड़ाकर मुझे सिंगल कहकर चिढ़ाया। बेटा, अगर तुम्हें शराफत की इज्जत रास नहीं आती तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाऊंगा। अब मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से बताऊंगा कि असली बेइज्जती और भयंकर सोशल डेथ क्या होती है। एक सीधे और शरीफ इंसान का गुस्सा जब फूटता है तो उसका बदला कितना खूंखार होता है, ये तुम आज देखोगे। मेरा सबसे खूंखार और जहरीला बदला प्लान अब ऑफिशियली चालू हो गया था और अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं था। सबसे पहले मुझे इन दोनों जाहिलों की वो घटिया रूटीन अच्छे से समझनी थी। मैंने पिछले 15 दिन की जासूसी से उनकी पूरी रूटीन को अपने दिमाग में छाप लिया था। मुझे पता था कि काम खत्म होने के ठीक 30 सेकंड बाद वो औरत
पक्का टॉयलेट सीट पर जाकर बैठती है। और मुझे ये राज भी पता चल गया था कि हमारे बाथरूम का मेन सीवर पाइप अंदर से बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ है। वो मोटा प्लास्टिक का पाइप बिल्कुल भी आवाज को रोक नहीं पाता है और हर आवाज को 10 गुना बढ़ा देता है। मैं सीधा दफ्तर से हाफ डे की छुट्टी लेकर शहर के सबसे बड़े कबाड़ और होलसेल मार्केट गया। वहां से मैंने 80 रुपए का एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल लाउड स्पीकर खरीदा। ये वही भोंपू है जो अक्सर सड़कों पर ठेले वाले कबाड़ और चूर्ण बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भोंपू बैटरी से चलता था और फुल वॉल्यूम पर पूरी सड़क को आसानी से कवर कर सकता था। इसमें आवाज कैद करने का कड़क फीचर भी था जो मेरी इस खौफनाक जरूरत के लिए एकदम परफेक्ट चीज थी। मैंने घर आकर उसे प्लास्टिक की मोटी वाली तारों से अपने बाथरूम के मेन सीवर पाइप से बहुत ही मजबूती से बांध दिया। मैंने उसका मुंह एकदम ऊपर की तरफ रखा ताकि आवाज सीधे पाइप के अंदर जाए। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे सीरियस और एकदम दूरदर्शन के न्यूज एंकर वाली कड़क आवाज में एक ऑडियो रिकॉर्ड किया। मैंने उस ऑडियो में पीछे चीयर लीडर्स और स्टेडियम की तालियों का भारी शोर भी डाल दिया। रात को मैं एक छोटा सा स्टूल लेकर अपने सड़े हुए बाथरूम में बैठ गया। मेरे हाथ में उस भोंपू का रिमोट था और मैं छत की तरफ ऐसे घूर रहा था जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। रात को ठीक 1:23 पर उनका खटारा बिस्तर हिला और मेरी सांसें तेज हो गईं। 1:58 पर उनकी सारी हलचल एकदम रुक गई और सन्नाटा छा गया। मैंने मन ही मन अपनी उल्टी गिनती शुरू की और उसी समय वो औरत चप्पल घिसटती हुई बाथरूम की तरफ गई। उसके बाथरूम का दरवाजा खुला और कमोड का ढक्कन उठने की आवाज आई। जैसे ही पानी की पहली बूंद कमोड में छर करके गिरी, मैंने बिना सोचे सीधा अपने रिमोट का प्ले बटन दबा दिया। मेरी भारी और कड़क आवाज उस भोंपू से निकलकर सीवर पाइप से होती हुई बिजली की रफ्तार से ऊपर गई। वो आवाज सीधे छठी मंजिल के बाथरूम में घुसी और पूरे बाथरूम में चारों तरफ गूंज उठी। आवाज आई कि प्यारे सुनने वालों, सुश्री रिया के रात वाले सीधे प्रसारण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमारी मुख्य खिलाड़ी रिया ने बहुत ही मजबूती से अपनी सीट ग्रहण कर ली है। उनकी बैठने की कला बहुत ही जबरदस्त लग रही है और पानी का बहाव एकदम मक्खन की तरह शुरू हो गया है। पानी की धार एकदम कड़क है और पानी की मात्रा तो सच में दिल खुश कर देने वाली बाढ़ जैसी लग रही है। आइए हम सब मिलकर रिया के लिए ताली बजाएं और इस बड़े काम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें बधाई दें। मेरा वो स्टेडियम वाला प्रसारण शुरू होते ही ऊपर पानी के गिरने की आवाज अचानक से एकदम रुक गई। वो आवाज ऐसे रुकी जैसे किसी ने चलती हुई तेज बस में अचानक इमरजेंसी ब्रेक मार दिया हो। और फिर एक कान फाड़ देने वाली ऐसी भयानक चीख गूंजी कि मुझे लगा मेरे बाथरूम का 100 वाट का बल्ब भी उस चीख से फूट जाएगा। उसके तुरंत बाद एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई जैसे कोई भारी बोरी जमीन पर गिरी हो। मुझे पक्का यकीन है कि वो औरत कमोड से सीधे गीले फर्श पर फिसलकर औंधे मुंह गिरी होगी और उस धक्के से उसका पूरा घमंड और सिस्टम ही हैंग हो गया होगा। ऊपर पूरी तरह से भयंकर हड़कंप मच गया था और बर्तन गिरने की आवाजें आ रही थीं। रिया पागलों की तरह जोर जोर से रो रही थी कि कोई उसे छुपकर टॉयलेट करते हुए देख रहा है। वो चिल्ला रही थी कि अब वो इस दुनिया में किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रही। विक्की गुस्से में गंदी गालियां बक रहा था और पूरे घर की चीजें और कुर्सियां तोड़ रहा था, पर बेइज्जती के भयंकर डर से वो साला नीचे मेरे कमरे तक नहीं आया, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर ये बात बाहर गई तो सबसे गंदी बेइज्जती उन्हीं की होगी और मोहल्ले वाले उन पर थूकेंगे। मैं नीचे अपने छोटे से स्टूल पर बैठा अपना मुंह दोनों हाथों से पूरी तरह दबाकर अपनी हंसी रोक रहा था। मेरी पूरी बॉडी हंस हंस कर पागलों की तरह कांप रही थी। मेरा पिछले 15 दिन का सारा गुस्सा और दर्द एक झटके में बाहर निकल गया था। मैंने मन ही मन कहा कि अब करो ना पेशाब, मैं भी तो देखूं कि तुम कितनी लाउड हो। तुम मुझे सिंगल बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, अब झेलो इस भयंकर शर्मिंदगी और बेइज्जती को जो तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगी। मैंने अपना भोंपू बंद किया और अपने बिस्तर पे आकर सुकून से लेट गया। उनकी रोने की चीखें सुनते हुए मुझे सिर्फ 10 मिनट में गहरी और एकदम बच्चों वाली सुकून भरी नींद आ गई। अगले दिन जब मैं दफ्तर गया तो मेरे चेहरे पर एकदम VIP और ताज़ा चमक थी। मेरे काले घेरे गायब हो गए थे और दफ्तर के दोस्त पूछने लगे कि क्या मैंने कोई महंगा वाला चेहरे की पुताई का काम कराया है। मुझे लगा था कि इस इतनी बड़ी घटना के बाद ये दोनों सुधर जाएंगे और शराफत से रहेंगे, पर वो दोनों बहुत ही ढीठ और बेशरम किस्म के जानवर थे जिन्हें इज्जत रास नहीं आती थी। वे बस 2 दिन तक एकदम शांत रहे और मुझे लगा कि मेरा काम पूरा हो गया है। पर तीसरे दिन की रात को उन दोनों ने फिर से अपना वही पुराना ड्रामा और बिस्तर तोड़ना शुरू कर दिया। बस फर्क ये था कि रिया ने डर के मारे अपना पेशाब पूरी रात सुबह तक रोके रखा और वो बाथरूम नहीं गई, पर बिस्तर की चूं चूं और मुर्गे की बांग वाली आवाज उन्होंने जानबूझकर और बढ़ा दी थी। वो आवाज इतनी तेज थी जैसे वो मुझे सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हो और अपना घमंड दिखा रहे हो कि तू हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो भाई मैंने भी सोच लिया कि अब इनका पक्का इलाज करना ही पड़ेगा। मैंने भी अपना दूसरा और सबसे खूंखार हथियार अपनी अलमारी से बाहर निकाल लिया। ये वो भारी मशीन थी जो मैंने बहुत पहले जिम जाने के टाइम अपने दर्द के लिए खरीदी थी। उनका बिस्तर ठीक मेरे बेडरूम के बिस्तर के एकदम ऊपर आमने सामने रखा हुआ था और हमारी कंक्रीट की पुरानी छत थरथराहट को बहुत ही अच्छी तरह एक जगह से दूसरी जगह पास करती है। मैंने अपनी वो भारी भरकम मालिश वाली मशीन निकाली जो फुल स्पीड पर किसी भी इंसान की हड्डियां हिलाकर रख देती हैं। ये मशीन पूरी रात लगातार बिना रुके थरथरा सकती है और इसकी ताकत किसी हथौड़े से कम नहीं है। रात
रात को जैसे ही ऊपर से उनका खटारा शोर शुरू हुआ, मैं तुरंत अपने काम पे लग गया। मैंने अपनी मालिश वाली मशीन को छत से सटाकर ठीक उसी जगह पे रखा जहां उनका बिस्तर रखा था। मैंने मशीन का बटन दबाकर उसे सीधे अपनी सबसे तेज रफ्तार पे चालू कर दिया। थरथराहट की वो तेज आवाज मेरी छत से होते हुए सीधे उनके बिस्तर तक पहुंच गई। पूरी छत भी उस भारी मशीन के साथ भयंकर तरीके से कांपने लगी और उनका पूरा पलंग थरथराने लगा। मैंने पिछले 15 दिन में उनकी लय और हिलने की रफ्तार को बहुत अच्छे से समझ लिया था और अब मैं उनके हिलने की रफ्तार के हिसाब से अपनी मशीन की रफ्तार को सेट करने लगा। जब वो तेज होते मैं तुरंत अपनी मशीन को तेज कर देता और जब वो स्लो होते तो मैं भी मशीन धीमी कर देता और उनके रुकते ही मैं भी अपनी उंगली से बटन दबाकर मशीन तुरंत रोक देता। मेरा असली मकसद सिर्फ और सिर्फ एकदम सही तालमेल बिठाना था। मैंने मन में कहा कि तुम्हें हिलना पसंद है ना, तो लो मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ ताकि तुम और भी मजे से हिलो। इसका असर मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा भयंकर और मजेदार हुआ। शुरू में तो उनकी लय एकदम ठीक चल रही थी और वो मजे में थे, पर सिर्फ 2 मिनट में ही उनकी वो आशिकी वाली लय पूरी तरह से बिगड़ गई और वो घबरा गए। उनका पलंग और मेरी मशीन की थरथराहट आपस में मिलकर पूरी बिल्डिंग को किसी भयंकर जादुई भूकंप की तरह हिलाने लगे। ये भूकंप इतना तेज था कि कमरे की खिड़कियां भी बजने लगीं और उस खौफनाक भूकंप में उस रिया की वो मुर्गे वाली नकली आवाज़ भी एकदम से बिगड़ गई। वो आवाज़ किसी फटे हुए पुराने बाजे की तरह बेसुरेपन में बदल गई और उसमें से सिर्फ हवा निकलने लगी। उस दिन के बाद से उनका पूरा दिमाग हमेशा के लिए सुन्न हो गया और वो फिर कभी नहीं उछले।